हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर हमारा ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग चैप्टर चल रहा था। 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर चुका हूँ। अच्छा खासा चैप्टर है, वेटेज वाला चैप्टर है, आराम से करेंगे इसको। 8 से 10 नंबर आपको एग्जामिनेशन में दे के जाएगा, और 6D वालों के लिए तो ये 20-25 नंबर का चैप्टर है। ठीक है सर, आज का टारगेट क्या है? आज का टारगेट है वो एडजुडिकेशन, कॉन्फिस्केशन, ये वाला पार्ट प्रॉपर खत्म करने का। बेसिक पार्ट हमने देख लिया था, पनिशमेंट ये सब देख लिया था। आज एडजुडिकेशन खत्म कर देंगे। कल क्या होगा? कल रिपोर्टिंग एंटिटी जस्ट बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के क्या क्या ड्यूटीज़ है वो सब कल देखेंगे, और परसों इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो सर 10 नंबर है, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा इस चैप्टर को हमें। और मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो डाल नहीं रहा हूँ जो आपको हेक्टिक लगे कि हाँ सर 2-2 घंटे की वीडियो नहीं, शॉर्ट डाल रहा हूँ। 40-45 मिनट डाल रहा हूँ, ईजिली हो जाएगा। सर 2-3 दिन रुक जाओ, बस एक ही वीडियो देखो। मैं 20 तारीख से 2-2-3-3 वीडियो डायरेक्टर्स के मैं डालना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है सर, आज स्टार्ट क्या करेंगे? सेक्शन 5 हमने देखा था, जहां पे हमने क्या पढ़ा सर? प्रोविजनली अटैचमेंट। थोड़ा रिवीजन करते हैं। सर कौन कर सकता है? डायरेक्टर कर सकता है या ऑफिसर कर सकता है? सर कोई भी डायरेक्टर नहीं, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर। उसकी इक्वल कर सकता है, उसके ऊपर कर सकता है पोस्ट पर, उसके बिलो कोई डायरेक्टर प्रोविजनली अटैच नहीं कर सकता। सर प्रोविजनल अटैच ऐसे ही चले जाएंगे किसी प्रॉपर्टी को प्रोविजनल अटैच कर? नहीं, हमारे पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए, मटेरियल पोजीशन के पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। वैसे किसी गप्पेबाजी से सुन के हम किसी कोई डायरेक्टर जाके प्रोविजनल अटैच नहीं कर सकता। एक रीजन टू बिलीव होना चाहिए और रिटर्न में लिख के जाए, अदरवाइज वो वेक्सिसियस हो जाता है कि तुम जबरदस्ती का किसी का प्रॉपर्टी अटैच करने निकल गए। और कितने टाइम तक होता है? 180 डेज तक होता है। कब खत्म हो जाएगा? जब ऑर्डर आ जाएगा, या 180 डेज तक जो पहले लेटर हो जाएगा, जो पहले अर्लियर हो जाएगा, तब प्रोविजन अटैच क्या होगा? खत्म हो जाएगा। हमने कल देखा, थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है सर, आज क्या करेंगे? देखो आज का टारगेट है मेरा इसके आगे का, मतलब देखो ये हुआ प्रोविजनली अटैचमेंट। जब प्रोविजनल अटैचमेंट हमने देखा कि डायरेक्टर को 30 दिन के अंदर एक एप्लीकेशन या कंप्लेंट फाइल करना पड़ता है। किसको? ए को। सर ए क्या होता है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर वाले लोग होते हैं। ईडी कहते हैं, ईडी ने आया जब्त कर लिया प्रॉपर्टी, ऐसे समझो ये वाले होते हैं। तो ए याद करो, ईडी वीडी मत करो, ये मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ। सिंपल वर्ड समझो, ए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सर थोड़ा अच्छे समझाओ। देखो सबसे पहले क्या हुआ? डायरेक्टर ने क्या किया? प्रोविजनली अटैच किया। प्रोविजनली अटैच करने के 30 दिन के अंदर उसने क्या किया? ए को कंप्लेंट बोला कि सर ए अब चेक करो, प्रोविजनल अटैच हमने कर दिया, हमें लग रहा था कि ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती थी, हमने प्रोविजनल अटैच कर दिया, सर आप आगे का काम करो। इसके पास पावर क्या है? इस प्रोविजनल अटैच को क्या करना? कंफर्म करने का। सर एग्जांपल में एमसीक्यू आया हुआ है कि प्रोविजनली अटैच कौन करता है? डायरेक्टर करता है, डिप्टी डायरेक्टर या उसके ऊपर वाले पोस्ट पर लोग। बट इस प्रोविजनली अटैच को कंफर्म कौन करता है? ए करता है। अब सर ये कंफर्मेशन पार्ट है ना, अब हम यहां से ये देखेंगे। इसके लिए सेक्शन क्या है सर? सेक्शन 8। तो एक सीक्वेंस याद रखना, पहले होगा प्रोविजनली अटैच, वो कौन करेगा? वो डायरेक्टर करेगा जो नॉट विद द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर है। उसके बाद क्या होगा? वो प्रोविजनली अटैच को कंफर्म करेगा। कौन? ए। तो कंफर्म करने का पावर ए पास है, ना कि डिप्टी डायरेक्टर। डिप्टी डायरेक्टर पास प्रोविजनली अटैच कर रहा है, ये याद दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, अब सेक्शन 8 इज नोन एज एडजुडिकेशन। अब क्या होगा? अब डिलिब्रेशन होगा, प्रोसीडिंग चलेगा, डॉक्यूमेंट्स बुलाए जाएंगे, ये सब होगा, एडजुडिकेशन होगा। सिंपल सी बात है ना, थोड़ा दौड़ भाग होगा यहाँ पे, लोग आएंगे एविडेंस देंगे, ये एडजुडिकेशन पार्ट वही होता है, एडजुडिकेशन हो रहा है यहाँ पे। ट्रायल ऑफ ऑफेंस होगा, सिंपल सी बात, डिलिब्रेशन, डॉक्यूमेंट्स बुलाएगा, ए डॉक्यूमेंट्स बुलाएगा, पूछेगा, तो इसमें यही है। ठीक है, तो अब होगा एडजुडिकेशन। प्रोविजनल अटैच हो गया, 30 दिन के अंदर ए के पास चला गया। ए क्या करेगा? ए करेगा एडजुडिकेशन। परफेक्ट, ठीक है। अब देखो सर, स्टार्ट करो। देखो सर कैसे है। on receipt of complaint from director under section 5, ठीक है, अंडर सेक्शन 5, ठीक है। इफ ए कौन सर? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज रीजन टू बिलीव, क्या सर? हैज रीजन टू, मैं बता रहा हूं, आराम से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। हैज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन हैज एक्वायर्ड
proceeds of crime, then AA shall serve a notice। देखो सर क्या हुआ, सेक्शन 5 में क्या देखा, प्रोविजनली अटैच हुआ। प्रोविजनली अटैच के 30 दिन के अंदर क्या करता है वो डायरेक्टर ए को कंप्लेंट फाइल करता है कि सर आप क्या करो, देखो सर इसका प्रोविजनली अटैच हुआ है, आप क्या करो सर एक बार प्रोसीडिंग चेक करो कि हाँ ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है या नहीं। हमें लग रहा है कि डायरेक्टर को लग रहा है कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ठीक है। तो क्या होता है, ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट फ्रॉम डायरेक्टर अंडर सेक्शन 5 जो प्रोविजनली अटैच का सेक्शन है, इफ ए कौन एजुडिंग अथॉरिटी को लगता है हैज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन हैज एक्वायर्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, देन क्या करेगा, ए एक नोटिस देगा। किसको नोटिस देगा, उस पर्सन को जिसकी प्रॉपर्टी क्या हुई है, प्रोविजनली अटैच हुई है, ठीक है। देन सर्व अ नोटिस ऑफ एटलीस्ट क्या सर कितने दिन का, 30 डेज ऑन सच पर्सन calling him to indicate sources of income। सर आराम से बताऊंगा, टेंशन मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बी सोर्स ऑफ acquiring the property, acquiring the asset or property। C and also proved by such person, आराम से बताऊं सर टेंशन मत लो, that why such property not be called as property, बताऊंगा आराम से बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग। बताओ सर इसका मतलब क्या हुआ, रुको आराम से सोचो, मैंने लिखवाया हूँ समझ आ गया होगा, इजी है बट समझा रहा हूँ फिर से, ठीक है। सुनो डायग्राम में, ठीक है। मान लो ये 1 अप्रैल को डायरेक्टर ने, आराम समझो, डायरेक्टर ने प्रोविजनली अटैच किया। क्या किया, प्रोविजनली अटैच किया। तो हमें पता है कि प्रोविजनली अटैच से सेक्शन 5 में हमने देखा है कि 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर ए को एजुडिंग अथॉरिटी को क्या होगा, एप्लीकेशन जाएगा। कौन देगा, डायरेक्टर देगा डायरेक्टर। कौन डायरेक्टर, जिसने प्रोविजनली अटैच किया। ए कौन, एजुडिंग अथॉरिटी, हाई लेवल का डायरेक्टर से ऊपर एजुडिंग अथॉरिटी, ठीक है, परफेक्ट। अब ए के पास जब नोटिस आया ना सर, कि ए के पास जब कंप्लेन आया, डायरेक्टर ने दिया कि सर देखो मैंने ये प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया है, हमें लग रहा है कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, मनी लॉन्ड्रिंग है इसमें, अगर नहीं करते प्रोविजनली अटैच तो ये क्या करता है, सेक्शन 5 वाली डिफिनेशन है, सेक्शन 5 में क्या बोला था, नहीं करते अटैच तो ये ट्रांसफर कर दे प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ए के पास आ गया। अब यहां से क्या होता है, यहां से सेक्शन 8 चालू होता है। सेक्शन 8 में क्या बोला था कि ए के पास आया ना, तो ए क्या करेगा, कंप्लेन रिसीव किया डायरेक्टर से। अब ए को क्या लगेगा, ये पैसा का प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो ए क्या बोलेगा, ठीक है डायरेक्टर तुम्हें लग रहा है प्रोविजनली अटैच है, हम एक काम करेंगे, उस पर्सन को जिसकी प्रॉपर्टी तुमने अटैच की है, प्रोविजनली अटैच की है, उसको 30 दिन का टाइम देंगे, एटलीस्ट 30 डेज का टाइम देंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे डायरेक्टर ने आया, डायरेक्टर ने यहाँ से, मान लो यहाँ से 1 सितंबर को, ठीक है, मान लो 1 सितंबर नहीं, सॉरी 1 अप्रैल मई, 1 मई से, ठीक है, बोला कि 30 दिन का टाइम है, 30 डे का टाइम दिया। किसको टाइम दिया, एक्यूज पर्सन को, एक्यूज नहीं बोलो, सिंपल बोलो, 30 दिन का टाइम दिया पर्सन को, जिस पर्सन की, कौन से पर्सन जिसका प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच हुआ है। देखो जब यहां पे डायरेक्टर ने क्या दिया, देखो आराम समझो, देखो डायरेक्टर को लगा कि हाँ, डायरेक्टर ने क्या किया, सर्व किया नोटिस ऑफ एटलीस्ट 30 डेज, एक नोटिस सर्व किया। मान लो यहाँ पे एक नोटिस सर्व किया 1 मई को, जहां पे 30 दिन का उसको टाइम पीरियड दिया कि 30 दिन में मेरे को बताओ, पर्सन मान लो मिस्टर राम, तुम्हारा जो मिस्टर रघु मान लो कोई डायरेक्टर थे, उसने तुम्हारा प्रोविजन अटैच किया, तो मेरे को बताओ मिस्टर राम कि तुम्हारा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। पूछेगा, कौन पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, किससे, राम से, कि बताओ तुम्हारा सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। हमें पता चला है कि डायरेक्टर ने तुम्हारा 20 करोड़ रुपीस का
प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पता लगाया है, तो बताओ ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो ये मिस्टर राम बताएगा सर हमारा टेक्सटाइल का बिजनेस है, हमने अपना देखो सर रिटर्न भी फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, रजिस्टर्ड रिटर्न फाइल करते हैं। तो राम एक्सप्लेन करेगा, क्या एक्सप्लेन करेगा, अपने सोर्स ऑफ इनकम बताएगा। सर मैं यूट्यूब भी चलाता हूँ, यूट्यूब से पैसा आता है, मेरा एफडी से पैसा आता है, ये 20 करोड़ रुपया यहाँ से ऐसे आया। तो ये बताएगा, कौन बताएगा, मिस्टर राम। किसको, ए को, क्योंकि ए क्या कर रहा है, डिलीवरेशन कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स मंगा रहा है, मिस्टर राम से पूछ रहा है कि बताओ तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आ रहा है। फिर बोलेगा तुमने एसेट जो परचेज किया ना वो कहाँ से परचेज किया, तो बोलेगा मिस्टर श्याम करके है, मैंने उनसे एसेट परचेज किया सर, प्रॉपर टीडीएस कटा है, प्रॉपर कैपिटल गेन पे हुआ है, देखो सर उधर से प्रॉपर कैपिटल गेन पे हुआ है। तो बताएगा देखो सर ये प्रॉपर्टी है ना, ऐसे कोई मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कोई क्राइम का पैसा नहीं है, मैंने ये कमाया था 20 करोड़ रुपया, इसमें से 10 करोड़ का मैंने प्रॉपर्टी परचेज किया, मैंने टीडीएस वीडीएस काटा, सब काटा। तो बताओ कौन बता रहा है, ये वो पर्सन बता रहा है जिसकी प्रोविजनली अटैच की थी डायरेक्टर ने प्रॉपर्टी। और क्या बोला, एंड ऑल्सो प्रूव करो कि क्यों हम तुम्हारे प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग ना बोले। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पर्सन की, क्योंकि डायरेक्टर ने यहां पे क्या किया था, रीजन टू बिलीव और मटेरियल पोजीशन के बेसिस पे और लिख के गया था कि मैं मिस्टर राम का प्रॉपर्टी प्रोविजन अटैच करने जा रहा हूं। तो राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको प्रूव करना पड़ेगा क्या, अपना सोर्स ऑफ इनकम, अपना सोर्स ऑफ एक्वायरिंग द एसेट, और ये भी प्रूव करना पड़ेगा क्यों उस प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बोले। क्योंकि तुम्हारे पे डायरेक्टर ने इल्जाम लगाया ना कि ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग वाली है, तो भाई मिस्टर राम तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा। तुम बताओ ये 20 करोड़ कहां से आया, सब प्रूफ करो, क्यों इस प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग ना बोले। तुम दिखाओ मेरे को, सारा रिटर्न दिखाओ, और तुम्हारी लायबिलिटी है प्रूफ करना कि व्हाई दैट प्रॉपर्टी नॉट बी कॉल्ड एज प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राम की। राम कौन है, जिसपे डायरेक्टर ने प्रोविजनली अटैच का क्या लगाया था, धब्बा लगा दिया था। तो ये 3 चीज क्या करेगा, ए करेगा। 30 दिन का टाइम है, 30 दिन का टाइम है, 30 दिन में क्या करेगा ये, मान लो इस 30 दिन में क्या करेगा ये मिस्टर राम, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा, सब कुछ करेगा, बट 30 दिन के अंदर सब कुछ करना है राम को। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा, प्रॉपर्टी की डिटेल्स कलेक्ट करेगा, और किसको प्रेजेंट करेगा, ए को। यहां पे आके क्या करेगा, ए को प्रेजेंट करेगा कि सर ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, ये हमारा सोर्स ऑफ एक्वायरिंग ऑफ एसेट है, सर हम प्रूफ कर रहे हैं सर ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, ये देखो सर हमने 3B फाइल किया है, एसेट प्रॉपर्टी टीडीएस हुआ है। तो ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मिस्टर राम की। किसको, ए को। कितना टाइम है, 30 दिन का टाइम है। ए नोटिस सर्व करेगा 30 दिन, एटलीस्ट 30 डेज टाइम देगा। ये नहीं बोलेगा कि 10 दिन में लेके आओ, नहीं, 30 दिन टाइम है। राम आराम से 30 दिन में सब कुछ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करो, इकट्ठा करो, जो तुम्हारे वकील है सबसे मंगवाओ, कागज वगैरह मंगाओ, और ए के पास प्रेजेंट करो। ए को ये तीनों सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अपना इनकम बताओ, एसेट बताओ, और क्यों इस प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग ना बोले, क्योंकि तुम्हारे इस डायरेक्टर ने क्या किया, तुम्हारे पे इल्जाम लगाया था। सोच लो, ठीक है। ये क्या एडजुडिकेशन है, कौन कर रहा है एडजुडिकेशन, ए कर रहा है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। अब सर इसमें और इंपॉर्टेंट क्या है सर, इफ प्रॉपर्टी is held by jointly owners, then सपोज मान लो ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे थी, राम एंड श्याम। ये मान लो डायरेक्टर था, डायरेक्टर को लगा ना ये राम जो है ना, राम इसने जो प्रॉपर्टी एक्वायर किया ना ये मनी लॉन्ड्रिंग का है, बट इस प्रॉपर्टी में राम का ना 50% ही हिस्सा था, 50% श्याम का था। डायरेक्टर को तो लगा बस राम ही मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, बट ये प्रॉपर्टी में हिस्सा श्याम का भी था सर। तो याद रखना, इफ प्रॉपर्टी इज होल्ड बाय जॉइंटली ओनर देन नोटिस सेंड टू ऑल को ओनर्स, ठीक है। तो जो ए नोटिस देता है ना 30 दिन वाला, वो इन दोनों को देगा, याद रखना। से ये याद रखना, ये मस्ट है, सेल है यहाँ पे। देन नोटिस सेल सेंड टू ऑल को ओनर्स, ठीक है। याद रखना, जो भी को ओनर है, मान लो 2 है, मान लो इसमें 30% इसका हिस्सा था राम का, श्याम का 30% था, मान लो एक था घनश्याम, उसका 40% था। तो ए नोटिस सबको देगा कि देखो भाई, क्योंकि बाद में ये प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट होना, अगर मनी लॉन्ड्रिंग होगा इसके वजह से, तो ये प्रॉपर्टी तो जाने वाला है। इसलिए बताएगा ये कि श्याम तुम्हें भी नोटिस दे रहा हूँ, घनश्याम तुम्हें नोटिस दे रहा हूँ, देख लो भाई तुम दोनों राम के चक्कर में तुम दोनों का प्रॉपर्टी सीज हो सकता है, तो तुम भी हमारी हेल्प करो यहाँ पे। तो याद रखना, नोटिस सर्व सबको होगा। कौन करेगा, ए जो करता है। ये देखो यहाँ पे जो ए नोटिस देता है ना 30 डेज का, ऐसा नहीं है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग किया उसको ही मिलेगा, नोटिस सबको मिलेगा इफ जॉइंटली ओनर है। तो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आया भी है, तो याद रखना नोटिस ए सबको देगा, ठीक है। ये इस सेक्शन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट्स जो समझ लो इसमें, ठीक है।
property is held by other person shall also serve to such person। सिंपल बात देखो सर, एक थंबनेल सिखाता हूँ। चाहे जॉइंटली ओनर हो या तुम्हारे प्रॉपर्टी का देखभाल कोई और कर रहा हो, मान लो तुम रहते हो यूके में और तुम्हारा प्रॉपर्टी दिल्ली में, ये मिस्टर रामू के नाम पे है और ये आपके प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, इसमें रेंट लगा हुआ है, सारा रेंट कलेक्ट यही कर रहे हैं, आपको भेज रहे हैं। तो याद रखना, अगर ये प्रॉपर्टी ये हुई ना, क्या कहते हैं, प्रोविजन अटैच हुई ना, तो ए तुम्हारे यूके में जो बंदा है ना, मिस्टर जो भी है, मिस्टर किंग बोल लो, इनको भी नोटिस देगा और मिस्टर रामू तुम्हें भी नोटिस देगा, ठीक है। इफ प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय अदर पर्सन देन कॉपी ऑफ नोटिस शैल आल्सो सर्व टू सच पर्सन। सिंपल सी बात याद रखो, नोटिस सबको जाना है, चाहे जॉइंटली ओनर में हो, नोटिस सबको देना है, क्योंकि पता तो चलना चाहिए श्याम और घनश्याम को कि राम की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग का प्रॉपर्टी है ये, और बाद में प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो जाएगा अगर मनी लॉन्ड्रिंग प्रूफ हो गया तो, ठीक है। या तो तुम्हारा प्रॉपर्टी कोई और हैंडल कर रहा है तो उसे भी नोटिस देना है, जरूरी नहीं है उसके नाम पर प्रॉपर्टी है नहीं, हैंडल कर रहा है तो उसे भी नोटिस दो। तो नोटिस देने के बाद ना सबको पता चलना चाहिए कि पर ये जो प्रॉपर्टी चल रहा है ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला है, ठीक है। अब आगे इस सेक्शन में क्या बोला सर, अब इंपॉर्टेंट आगे क्या बोला, आफ्टर रिसीविंग द रिप्लाई फ्रॉम सच एग्री पर्सन, ठीक है, जो भी रिप्लाई दिया, जैसे मान लो 30 दिन का टाइम दिया था, अब जो भी रिप्लाई मतलब क्या सर, कौन सा रिप्लाई, ये वाला, जो भी इसने सोर्स ऑफ इनकम बताया, सोर्स ऑफ एक्वायरिंग बताया और ये प्रूफ किया कि क्यों प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग ना बोले, तो रिप्लाई जो भी मिस्टर राम ने दिया ना, जो भी समझो मिस्टर राम थे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग रिप्लाई फ्रॉम सच पर्सन एंड जो हमने जो ए ने सुना इन हेडिंग द एग्री पर्सन, सिंपल बात है। अब ए क्या कर रहा है, ए रिप्लाई, ए ने एग्री पर्सन, ठीक है। देखो ए ने क्या किया, एक सिंपल बात, इसको मैं शॉर्ट बता रहा हूं, ए ने पर्सन के डॉक्यूमेंट्स को देखा और उसके रीजंस को सुना, सिंपल बात है। अब इस बेसिस पे ना डिलिब्रेशन, सिंपल बात, डॉक्यूमेंट्स देख के चेक करके एनालिसिस करने के बाद ए क्या करेगा, आफ्टर कंसिडर ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स एंड फाइंडिंग, जो भी बाय ए एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स सिंपल, देखो सिंपल बात अभी बोल रहा है, देखो पहले ए ने क्या किया, नोटिस दिया, सिंपल ए ने नोटिस दिया, किसको दिया, वो एग्री पर्सन को, कि भाई मेरे को प्रूफ करो तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, क्यों हम इस प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग ना बोले, क्योंकि हमारे डिप्टी डायरेक्टर के हाई पोस्ट वालों ने बताया कि प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग है। राम ने प्रूफ किया होगा, राम ने क्या दिया होगा, राम ने डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे, ठीक है, राम ने क्या किया होगा, राम ने डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे और राम ने क्या होगा, राम ने बोला भी होगा, सर देखो हम ये ऐसे से बता रहे हैं, ऐसे से, मतलब सिंपल सी बात है, राम ने अपने साइड से पूरा ट्राई किया। अब उसको कंसिडर करते हुए ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स एंड फाइंडिंग, ठीक है, किसने कंसीडर किया, ए ने, क्योंकि अब ए का काम है, डिप्टी डायरेक्टर का काम बस प्रोविजनल अटैचमेंट तक था। ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू, जो भी डॉक्यूमेंट्स देखना था ए ने देख लिया, फैक्ट्स देखना देख लिया, फाइंडिंग देखना देख लिया, प्रोसीड्स ऑफ फंड्स ऑफ क्राइम जो चेक करना था ए ने चेक कर लिया, ठीक है, ठीक है, ए चेक कर लिया। अब ए क्या करेगा, ए डिसाइड्स दैट सच प्रॉपर्टी is involved in money laundering or not। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अब ए बताएगा, देखो डिप्टी डायरेक्टर ने अपने हिसाब से बोल दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग है, अब ए बताएगा कि देखो मैंने एनालिसिस किया है, अब ए बोलेगा नो मनी लॉन्ड्रिंग, या ए बोलेगा यस, उसे लगा कि मनी लॉन्ड्रिंग है, अभी ए को लगा कि हाँ मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या करेगा सर, अगर ए को लगा, किसको लगा, ए को, कि मनी लॉन्ड्रिंग है, तो ए क्या करेगा सर, इंपॉर्टेंट वर्ड आने वाला है, अब
कंफर्म करेगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा है, कंफर्म द प्रोविजनल अटैचमेंट। अभी बस वो शक हुआ था, वो शक हुआ था ए को, डायरेक्टर को, अब उस शक को यकीन में किसने बदल दिया, ए ने। तो कंफर्म करने की पावर किसके पास है, वो प्रोविजनल अटैच करने की पावर डायरेक्टर के पास है, बट उसके ऑर्डर को कंफर्म कौन करेगा, ये ए। बट बोलेगा नहीं है तो रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ए क्या कर देगा, यहीं पे बोलेगा नहीं, रिलीज नहीं बोलेगा, बोले रिलीज समझो, या बोलेगा कंफर्म नहीं करेगा, बोलेगा डायरेक्टर तुमने बेतुका का जबरदस्ती का टाइम बर्बाद किया, ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं लग रहा मेरे को। कंफर्म नहीं करेगा किसको, प्रोविजनली अटैचमेंट को। ठीक है, इजी है। ए ने क्या किया, नोटिस आया, ए ने 30 दिन का टाइम दिया, मुहूर्त दिया, अग्री पर्सन को बताओ सोर्स ऑफ इनकम ये वो। ए ने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स जो भी उसने प्रोड्यूस किया उसको रिलेवेंट फैक्ट्स फाइंडिंग सबको कंक्लूड करते हुए क्या डिसीजन दिया, मनी लॉन्ड्रिंग है। तो उसने क्या किया, कंफर्म किया प्रोविजनली अटैचमेंट को, बट उसने लगा कि नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग, तो उसने कंफर्म नहीं किया प्रोविजनली अटैच को। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो याद रखना है, कंफर्म करने की पावर प्रोविजनली अटैचमेंट किसके पास है, ए मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा था सर प्रोविजनली अटैचमेंट कितने दिन चलेगा, 180 डेज, परफेक्ट। अब है ना सर, अब होगा, अब क्या हुआ था, अब इस सेक्शन में हुआ था कंफर्म हुआ था। सर अब क्या होता, अब इस सेक्शन में हुआ कंफर्म प्रोविजनल अटैचमेंट, मतलब हाँ ए को लगा यार मनी लॉन्ड्रिंग तो है, अब उसको क्या किया, कंफर्म किया। अब सर ये कितने दिन चलेगा, देखो एक बताता हूं, देखो डायरेक्टर ने क्या किया, समझो यहां पे प्रोविजनली अटैच किया, ये कितने दिन था, 180 डेज था। ए के पास आया ये एप्लीकेशन, ए ने क्या किया, डिलिब्रेशन किया, डिलिब्रेशन मतलब सर एनालिसिस किया, फैक्ट फाइंड ढूंढा, फैक्ट फाइंड ढूंढा, और क्या किया, कंफर्म किया प्रोविजनल अटैचमेंट को। ठीक है, अब ये जो कंफर्म किया ना प्रोविजनल अटैचमेंट, तो याद रखना सर 3 चीज होता है, या ये याद रखना, प्रोविजनली अटैचमेंट सबसे पहले आता है, प्रोविजनली अटैचमेंट फर्स्ट, फिर क्या होता है, सेकंड होता है कंफर्म करना उस प्रोविजनल अटैचमेंट को, और थर्ड होता है कॉन्फिस्केट करना। मतलब अब भाई तुम जो मिस्टर राम, तुम्हारा प्रॉपर्टी 100% मनी लॉन्ड्रिंग है, अब तुम्हारा प्रॉपर्टी क्या है, सीजी के पास। तो ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट होता है फर्स्ट फेज होता है, इसमें वो फर्स्ट फेज ही हुआ। सेकंड फेज हुआ उस प्रोविजनल अटैच को कंफर्म करना, कौन करता है, ए। अब जब कंफर्म होता है ना प्रोविजनल अटैचमेंट, तब यहां पे मिलता है ज्यादा दिन। अब इस बीच में जो होता है ना, मान लो अब एग्जांपल और बताता हूं, इसको समझाना इंपॉर्टेंट है। मान लो 1 अप्रैल को प्रोविजनली अटैचमेंट हुआ, परफेक्ट, कितने दिन तक होता है सर, 180 डेज। मान लो 30 सितंबर, ठीक है, इस बीच में मान लो यहां पे 30 डेज के अंदर ए को नोटिस डाल दिया डायरेक्टर ने, ए ने क्या किया, 30 दिन का मुहूर्त दिया। मान लो 1 मई को नोटिस चला गया, ए ने 30 दिन का मुहूर्त दिया, 1 जून को क्या किया, रिप्लाई मांगा, और ए ने क्या किया, 1 जुलाई तक का टाइम लिया, 1 जुलाई को कंफर्म कर दिया प्रोविजनल अटैचमेंट। यहां पे क्या होता है, यहां से प्रोविजनली अटैचमेंट हुआ था, इसको क्या किया, कंफर्म कर दिया। अब देखो सर, अब जब कंफर्म होता है ना प्रोविजनल अटैचमेंट, तब असली इन्वेस्टिगेशन चालू होता है। मतलब अभी सिर्फ तो हम ये लड़ रहे थे कि प्रोविजनल अटैचमेंट होना है कि नहीं होना है, अब प्रोविजनल अटैचमेंट हो चुका है, अब हम ये पता करेंगे कितने का नुकसान, कितने का मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है इसमें। तो जब ये कंफर्म हो जाता है ना प्रोविजनल अटैचमेंट, तो यहाँ पे 180 दिन ही मिलता था यहाँ पे, बट जब ये कंफर्म होता था ना, तब ये कितना दिन मिलता है पता है सर, ये मिलता है 365 दिन। मतलब अब 365 दिन क्या होगा, अब होगा इन्वेस्टिगेशन। मतलब अब प्रूफ पता लगाएंगे कितने का नुकसान, कितने का मनी लॉन्ड्रिंग हो रखा है। पहले क्या लड़ रहे थे हम, पहले बस ये लड़ रहे थे कि डायरेक्टर ने जो प्रोविजनल अटैच किया ना, वो सही किया कि नहीं किया। अब ए ने कंफर्म कर दिया ना, जिस दिन कंफर्म किया ना, उस दिन से 365 दिन के लिए ट्रायल चलेगा, इन्वेस्टिगेशन चलेगा, कि अब पता लगाओ कि मनी लॉन्ड्रिंग है कितने का, या मनी लॉन्ड्रिंग है भी नहीं है। वो तो बस डायरेक्ट ए ने क्या किया, कंफर्म किया प्रोविजनल अटैचमेंट को। अब यहाँ पे सब कुछ क्लियर होगा। अब इन्वेस्टिगेशन पार्टी आएगा, इन्वेस्टिगेशन टीम आएगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, ट्रायल ऑफ ऑफेंस करेगा। ठीक है, तो याद रखना
ये बस 180 डेज होता है। जब कंफर्म होता है ना, कंफर्म, तब कंफर्म से 365 दिन का टाइम मिलता है इन्वेस्टिगेशन करने का। ठीक है, तो ये देखो सच फाइनल अटैचमेंट, फाइनल अटैचमेंट कौन, जब ए कंफर्म कर देता है प्रोविजनल अटैचमेंट को, सच फाइनल अटैचमेंट shall continue during investigation, ये इंपॉर्टेंट सर, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग, दो एक साल नहीं लिखा, याद रखना, एक साल लिख के मत आना, 365 डेज, मतलब अब जब कंफर्म कर दिया ना, अब 365 दिन क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन चलने वाला है भाई, तुम्हारा पता करेंगे हाँ कितने मनी लॉन्ड्रिंग है या नहीं है। अब इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन पार्टी आएगा, चेक, इन्वेस्टिगेशन टीम आएगा, चेक करेगा, तो 365 दिन क्या चलेगा, इन्वेस्टिगेशन चलेगा। बट इसमें याद रखना स्टे बाय कोर्ट एक्सक्लूड करना है, मतलब जो भी स्टे बाय कोर्ट लगा उस डेट को नहीं लेना जो सिंपल पीछे वाला था। बट याद रखना इसमें वो 30 डेज नहीं है, प्लस 30 डेज नहीं है सर। कौन सा 30 डेज, जो सेक्शन 5 में मिलता था, 180 डेज प्लस स्टे बाय कोर्ट प्लस 30 डेज मिलता था वहां पे, यहाँ पे कोई 30 डेज टाइम नहीं है। सिंपल बोला 365 दिन मिलेगा, और जो भी स्टे बाय कोर्ट होगा वो हटा देना, मतलब सिंपल बात है, वो टाइम पीरियड नहीं लेंगे। और वहां पे क्या था, प्लस 30 डेज, यहाँ प्लस 30 डेज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा है। ठीक है, ये दिमाग में बैठा के रखना, डिफरेंस यही है, वहां पे प्लस 30 डेज, यहाँ कोई प्लस 30 डेज नहीं है। ठीक है, अब क्या है सर, अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मान लो ये इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया 365 दिन वाला, तो अब क्या होता है ना सर, अब होता है सर ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल ऑफ ऑफेंस और इन्वेस्टिगेशन, सिंपल ऐसे बोलो इन्वेस्टिगेशन, जो कंफर्म किया उसके बीच में इन्वेस्टिगेशन होता है 365 दिन, किसके द्वारा, बाय स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट हमने चैप्टर देख रखा है कौन कौन इसमें होता है, और जहाँ पे फ्रॉड और मामला होता है वहाँ पे स्पेशल कोर्ट ही इंटर करता है फॉर स्पीडी ग्रीवेंसेस, ये सब रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, कंफर्म किया प्रोविजनली अटैचमेंट। अब इस बीच में क्या हुआ, 365 टाइम है भाई, पता लगाओ मनी लॉन्ड्रिंग है कितने का, है भी कि नहीं है। ए को तो लग गया था मनी लॉन्ड्रिंग है, बट अब कोर्ट वोट का स्पेशल कोर्ट आया, स्पेशल कोर्ट पता लगाएगा हाँ कितने इन्वेस्टिगेशन करेगा, मनी लॉन्ड्रिंग है या नहीं है, कितने करोड़ का, 20 करोड़ 30 करोड़, या नहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग है। तो अब ये मनी लॉन्ड्रिंग का मेन चालू होगा, ये स्पेशल कोर्ट करता है, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल ऑफेंस। क्योंकि देखो डायरेक्टर लग गया, ए को लग गया, अब स्पेशल कोर्ट इंटर करता है, तो पहले डायरेक्टर फिर ए, या मान लो ऐसे डायरेक्टर फिर ए फिर स्पेशल कोर्ट ट्रायल करता है। तो अब ये स्पेशल कोर्ट इन्वेस्टिगेशन ट्रायल किया किसने, स्पेशल कोर्ट ने ट्रायल किया। अब यहां पे निकलेगा दो कंक्लूजन, क्या निकलेगा दो कंक्लूजन, इफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज कमिटेड, मतलब हाँ स्पेशल कोर्ट को भी लगा कि मनी लॉन्ड्रिंग है भाई, देन अब तो गया ही, अब तो गए, देन प्रॉपर्टी सेल कॉन्फिस्केट। देखो इतनी आसानी से कॉन्फिस्केट नहीं होता है, देखा कितना मुश्किल है किसी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करना। पहले डायरेक्टर को शक हुआ, उस शक को कंफर्म किया ए ने, अब कंफर्म करने के बाद ट्रायल ऑफेंस हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ किसके द्वारा, स्पेशल कोर्ट। अब स्पेशल कोर्ट को लग गया कि हाँ ये मनी लॉन्ड्रिंग है, तब प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो गया, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब एक बार कॉन्फिस्केट हो गया ना भाई, तब तो गए वो प्रॉपर्टी तुम्हारा। जो टाइम पीरियड तुम बीच में काम कर लेते हैं, ये जो टाइम पीरियड था ना, डिप्टी डायरेक्टर आया ए के पास गया, यहाँ पे तुम बचा सकते थे प्रॉपर्टी को, बट एक बार जब ये ट्रायल ऑफेंस सुप्रीम कोर्ट का, स्पेशल कोर्ट का हो गया ना, तो अब ये प्रॉपर्टी हो गया कॉन्फिस्केट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये याद रखना, अब मनी लॉन्ड्रिंग लग गया स्पेशल कोर्ट को है, तो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो गया, तो प्रॉपर्टी गए हो, वहां तक प्रॉपर्टी बचा हुआ था। अभी कॉन्फिस्केट मतलब क्या हुआ, टाइटल राइट सारा कौन ले लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लिया, टू सेंट्रल गवर्नमेंट, अब कुछ नहीं बचा इसके पास। ठीक है, बट दूसरा केस भी ये भी हो सकता है, इफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट कमिटेड। अब स्पेशल कोर्ट को लगा यार मनी लॉन्ड्रिंग तो है ही नहीं, ठीक है, देन क्या होगा, सिंपल सी बात, प्रॉपर्टी, अब हरा पेन लेके आ गए भाई, ग्रीन ग्रीन अच्छा चीज लग रहा है, प्रॉपर्टी सेल स्टैंड रिलीज कर देगा। स्पेशल कोर्ट बोलेगा
कि भैया ले जाओ प्रॉपर्टी अपना मिस्टर राम, हमने चेक कर लिया है, वो दोनों झूठ बोले थे, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी और डायरेक्टर, हमने देखा है, इन्वेस्टिगेशन किया, 365 दिन इन्वेस्टिगेशन किया है कि भाई तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग में, तुम साफ सुथरे आदमी हो, हमने अच्छे से देखा, उन लोगों को देखने नहीं आता है पेपर, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को हमने देखा स्पेशल कोर्ट में, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, तुम ले जाओ प्रॉपर्टी। और याद रखना इस बीच अगर राम को कुछ लॉस हुआ होगा ना, हुआ होगा, वो लॉस भी क्लेम कर सकता है राम। सर कैसा लॉस? मान लो प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में था, अब उस प्रॉपर्टी में मान लो 6-7 रेंट पे लगा हुआ था, उस मान लो उसके अंदर फ्लैट्स रेंट पे लगे हुए थे, जैसे पता चला प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग का, वो सब रेंट पे खाली कर लिए और 6 महीने प्रॉपर्टी वैकेंट हो गया। अब उस 6 महीने का रेंट निकल गया मान लो 1,20,000। यार इस राम को तो 6 महीने का लॉस हो गया। जबरदस्ती का डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी ने उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोल के निकाल दिया, सब लोग चले गए कि इस मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉपर्टी क्या पता कल हो ना हो, पहले ही खाली करके निकल जाओ, और राम को तो 6 महीना प्रॉपर्टी वैकेंट हो गया, 1,20,000 का लॉस हो गया। तो जैसे ही ये स्पेशल कोर्ट बोले ना ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, तो प्रॉपर्टी तो रिलीज हो गया, बट राम को जो भी लॉस हुआ ना, राम उसको भी क्लेम कर सकता है। ये याद रखना, मनी लॉन्ड्रिंग है तो भैया कॉन्फिस्केट हो गया सीजी के पास, बट मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है तो वो प्रॉपर्टी क्या हो गया, रिलीज हो गया, और प्लस राम को जो भी लॉस हुआ होगा, इफ लॉस हुआ होगा तब वो क्लेम कर सकता है, लॉस नहीं है तो क्लेम क्यों करेगा जबरदस्ती, क्लेम किस बात का, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है सर, इतना इंपॉर्टेंट, इतना बड़ा सेक्शन। हाँ और क्या लिखा सर, इफ ट्रायल कुड नॉट बी कंडक्टेड बाय स्पेशल कोर्ट, मान लो स्पेशल कोर्ट ने ट्रायल किया, या मान लो ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन दोनों सेम समझो, ठीक है, बाय स्पेशल कोर्ट, सर क्या हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लाइक डेथ ऑफ एनी पार्टी, और डेथ ऑफ ऑफेंडर बोल लो या पार्टी बोल लो, तब क्या होगा सर, मान लो कोई पार्टी था, मान लो मिस्टर राम था, उसकी डेथ हो गई बीच में, देन स्पेशल कोर्ट शैल पास ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखना ये आ सकता है क्वेश्चन कभी, पास ऑर्डर ऑन बेस्ड ऑफ material facts available on the basis of material facts available। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, हमने पीछे देखा कि ट्रायल ऑफेंस कौन करता है या इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, स्पेशल कोर्ट करता है। स्पेशल कोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग है, तो भैया प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो गया सीजी पास गया, तो प्रॉपर्टी का राइट टाइटल सब चला गया था सीजी पास, सीजी एंजॉय करेगा, बट प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कौन डिसाइड कर रहा है, स्पेशल कोर्ट। याद रखना लास्ट में स्पेशल कोर्ट, डायरेक्टर ए फिर स्पेशल कोर्ट, फाइनल पावर है। ए ने स्पेशल कोर्ट ने बोल दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है तो प्रॉपर्टी रिलीज हो जाएगा, और कोई भी लॉस हुआ होगा ना राम को या जो भी पर्सन को, उसको लॉस का क्लेम भी कर सकता है। ठीक है, प्लस क्या बोला, इफ ट्रायल, जो मान लो कि सुप्रीम कोर्ट स्पेशल कोर्ट ने 365 दिन का कोई इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं, उस बीच में 180वें दिन क्या हो गया, राम मर गया, डेथ हो गया, राम की डेथ हो गई, तो अब वो प्रोसीडिंग क्या हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, ट्रायल कुड नॉट बी कंडक्टेड बाय स्पेशल कोर्ट, डेथ हो गया, मान लो कुछ भी ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, देन स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, फिर स्पेशल कोर्ट ये इस ऑर्डर पे नहीं आ पाएगा, ये ऑर्डर या इस ऑर्डर पे नहीं, स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, उस डेट तक उसके पास जो भी मटेरियल फैक्ट्स या उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होना है, उस बेसिस पे क्या करेगा, एक अपना क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा। स्पेशल कोर्ट सेल पास एन ऑर्डर तो पास करना पड़ेगा। मान लो 121वां दिन 181 डेज क्या राम की डेथ हो गई, यहाँ तक क्या लग रहा था कि राम का मनी लॉन्ड्रिंग है, और 80% चांस लग रहा था मनी लॉन्ड्रिंग है, 20% नहीं लग रहा था, तो स्पेशल कोर्ट इस बेसिस पे 80% के बेसिस पे क्या कर सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग डिक्लेयर कर सकता है राम की प्रॉपर्टी को, भले राम की डेथ क्यों ना हो गई हो। इस बेस जिस समय डेथ हुआ है ना, उस समय तक उसके बेसिस पे जो भी स्पेशल कोर्ट के पास डॉक्यूमेंट्स थे ना, उस बेसिस पे ऑर्डर दे सकता है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि राम की डेथ हो गई, स्पेशल कोर्ट का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था 365 दिन का, अब क्या कोई भी ऑर्डर नहीं है, नहीं आ सकता है, उस डेट तक जो भी मटेरियल फैक्ट्स डॉक्यूमेंट जो भी थे उस बेसिस पे स्पेशल कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, ये आपका सेक्शन नंबर 8 कंप्लीट। सर 5 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस मैंने बताया, सब बताया, एग्जांपल्स बताया, नोट्स दिखवा दिया आपको, खुद बताया, लिखवाया, इजी समझना इसको। मनी लॉन्ड्रिंग 6D के लिए 25 नंबर आता है, यही इसमें से आता है सर ज़्यादातर। ठीक है, अब क्या है, अब सर सेक्शन 9। सर सेक्शन 9 क्या है, कुछ नहीं है, ऊपर वाले का ही थोड़ा वास्ट कर दिया, वेस्टिंग ऑफ सीजी, मतलब सिंपल ये बोल दिया, ये वाला जो था ना यहाँ पे
जो सीजी के पास प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉन्फिस्केट होता है, बस यही बोला, सेक्शन 9 पे आ गया यहाँ पे। अब क्या आ गया, वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट टू सीजी। अब क्या हुआ, सीजी के पास क्या हुआ, प्रॉपर्टी चला गया, ठीक है। तो देखो सर क्या है इसकी लाइन, सिंपल है, देखो याद रखना, कॉन्फिस्केट हो गया ना, देखो प्रोविजनली अटैच हो गया, कंफर्म हो गया प्रोविजनली अटैच, तब तक वो प्रॉपर्टी का राइट टाइटल उसके पास ही, ओनर के पास। बट कॉन्फिस्केट हो गया ना, सीजी के पास कॉन्फिस्केट हो गया ना, तब वो टाइटल राइट छोड़ना पड़ेगा, याद रखना। तो कॉन्फिस्केट इज लास्ट स्टेज ऑफ प्रॉपर्टी का होता है, समझ लो। तो अब क्या हुआ, वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट टू सीजी, ठीक है। मतलब इन केस ऑफ एनी प्रॉपर्टी involves under money laundering and hence, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग प्रूफ हो गया, इट हेल्प्स इन केस ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्स अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एंड हेंस इट प्रूव्स, देखो ये एक साथ बना, एंड हेंस इट प्रूव्स, ठीक है, या इट प्रूफ, ठीक है। देखो मनी लॉन्ड्रिंग इन केस ऑफ प्रॉपर्टी क्या था, मनी लॉन्ड्रिंग का था, ये सिंपल सी लाइन है, वो ऊपर वाले को नीचे किया है, ये इजी है। प्रॉपर्टी क्या था, मनी लॉन्ड्रिंग में था, और ये क्या हुआ, प्रूफ भी हो गया, किसके द्वारा प्रूफ हुआ है, स्पेशल कोर्ट के द्वारा, जो हमने देखा किस स्पेशल कोर्ट के द्वारा क्या हुआ है, प्रूफ हो गया, सेक्शन 8 में। देन यहां से अलग लाइन है, देन ऑल राइट, ये इंपॉर्टेंट है, ऑल राइट ऑफ प्रॉपर्टी शैल, देखो ये अलग लाइन है, इन केस ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्स अंडर मनी लॉन्ड्रिंग, प्रॉपर्टी जो मनी लॉन्ड्रिंग में था और क्या हुआ, वो प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग का प्रूफ भी हो गया। देन यहां से क्या, देन ऑल राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट मतलब सर, राइट मतलब टाइटल राइट, जो राइट सारे राइट आ गया, पहले टाइटल राइट नहीं आया था एट प्रोविजनल अटैचमेंट, अब क्या हुआ, सब राइट आ गया किसके पास, देन ऑल राइट ऑफ प्रॉपर्टी शैल वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इंपॉर्टेंट वर्ड अब आ रहा सर, सेंट्रल गवर्नमेंट विच फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंस या चार्जेस। सर बताओ इसका मतलब, देखो राम ने प्रॉपर्टी लिया, मान लो इसमें 80 लाख रुपया यूज किया मनी लॉन्ड्रिंग का, और 20 लाख रुपया लाया था ये बैंक से लोन, समझते जाओ, 80 लाख क्या था, मनी लॉन्ड्रिंग का था पैसा था, 20 लाख लिया बैंक से लोन। अब इसमें मैं सब समझा दूंगा, डायरेक्टर को क्या लगा, शक हुआ, डायरेक्टर को रीजन टू बिलीव हुआ, डिप्टी डायरेक्टर वाले लोग को, इसने क्या किया, प्रोविजनली अटैच, मैं सब समझा दूंगा इसी में जो भी पढ़ाया अभी तक, प्रोविजनली अटैच किया, इजी समझाऊंगा। अब इस प्रोविजनली अटैच में 30 दिन के अंदर किसको एप्लीकेशन दिया, ए को, ए ने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स मंगाए, 30 दिन का टाइम दिया, डॉक्यूमेंट सोर्स ऑफ इनकम मंगाए, क्यों पूछा राम से कि प्रॉपर्टी क्यों नहीं मनी लॉन्ड्रिंग के बताएं। अब यहां पे दो चीज हुआ, कंफर्म किया या रिजेक्ट किया, किस चीज को, प्रोविजनली अटैचमेंट को, ठीक है, प्रोविजनली अटैचमेंट कंफर्म किया, रिजेक्ट किया, ठीक है। अब ये कंफर्म किया, ठीक है, अब ये कंफर्म किया तो 365 दिन का क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल मान लो, कौन करेगा, स्पेशल कोर्ट, आराम समझो, इजी समझा रहा हूं, ठीक है। अब स्पेशल, देखो डायरेक्टर का काम यहां पे हो गया, ए काम हो गया, अब इस स्पेशल कोर्ट मेन आया, स्पेशल कोर्ट फाइनल क्या बताएगा, मनी लॉन्ड्रिंग है या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। इफ मनी लॉन्ड्रिंग है तो प्रॉपर्टी क्या हो गया, सीजी के पास कॉन्फिस्केट हो गया, नहीं है तो प्रॉपर्टी क्या हो गया, रिलीज हो गया। ये मैंने पूरा समझा दिया आपको, ठीक है। अब जब ये सीजी के पास कॉन्फिस्केट हुआ ना, अब सोचो राम ने प्रॉपर्टी तो लिया 80 लाख का, 20 लाख का लोन लिया, इस लोन पे ना राम प्रिंसिपल पे करता था महीने का 50,000 रुपीज। तो राम ने अभी तक 10 लाख पे किया और 10 लाख पे नहीं किया था, और इस पर इंटरेस्ट था 2 लाख का। अब एक बात बताओ, प्रॉपर्टी तो आ गया सीजी के पास, अब क्या सीजी पे करेगी राम के बदले इंटरेस्ट, अब राम ने तो लोन ले रखा था ना, प्रॉपर्टी मान लो, प्रॉपर्टी तो पूरा 100 लाख का सीजी के पास आ गया ना, इसमें 80 लाख तो मनी लॉन्ड्रिंग था, ठीक है, 20 लाख का जो नॉर्मल पैसा था उसके रिगार्डिंग मान लो कुछ भी पैसा था, राम ने लोन ले रखा था, अब वो सीजी पे करेगी, नहीं सर कुछ नहीं पे करेगी। इसलिए यहां पे वर्ड याद रखना, राइट ऑफ प्रॉपर्टी शैल वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट विच फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंस या चार्जेस, जो भी चार्जेस लोन प्रिंसिपल है सीजी कुछ नहीं पे करेगी, सिंपल सी बात, नो बकवास। सीजी के पास क्या होगा, सिंपल सी बात है, सीजी के पास आएगा साफ सुथरा प्रॉपर्टी आ जाएगा, जो भी उस पर लोन होंगे, किसी से उधार लिया होगा, कुछ भी होगा, सीजी को नहीं पता भैया, राम तुम रिस्पॉन्सिबल हो अभी भी उस चीज के लिए, मतलब
अब ये बैंक 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 जो नहीं बोल सकता सीजी को कि भाई मेरे 20 लाख रुपए दो, नहीं, सीजी भाई फ्री है, सीजी कुछ नहीं देगा, तुम्हें 20 लाख चाहिए बैंक, जाओ राम को पकड़ो, तुम राम से मांगो 20 लाख रुपए, सीजी फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंस है, ठीक है। ठीक है, इसको कंटिन्यू करता हूं। हाउएवर द पर्सन is still liable for all charges। सिंपल सी बात, वो पर्सन अगर लोन लिया है तो वही पे करेगा। सीजी के पास भले या प्रॉपर्टी का टाइटल वाइटल सब चला गया है, बट सीजी नहीं बोलेगा कि मैं इसका लोन दूंगा। सीजी फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंस होता है। तो इसमें भी क्वेश्चन इस बार एग्जाम में ये बनाता 3 नंबर का, ठीक है। सीजी के पास जो भी कॉन्फिस्केट होकर फाइनल आता है ना, सारे चार्जेस फ्री होते हैं, राइट, लीन चार्जेस वाले जो सब फ्री हो गए, लेकिन वो पर्सन अभी भी रिस्पॉन्सिबल होगा। जो पर्सन मिस्टर राम है ना, वो ये नहीं बोल सकता कि भाई सीजी के पास प्रॉपर्टी चला गया है, बैंक मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, नहीं राम तुम्हें देना पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग करते हो ना भाई, जाओ अच्छे से जाओ, प्रॉपर्टी भी गई और लोन लिया था उसको भी चुकाते रहो बैठ के लाइफ टाइम तक। ये नहीं बोल सकते कि प्रॉपर्टी सीजी के पास चला गया, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया हो सर, इजी था, क्लियर हो गया होगा, याद रखना मैंने एक डायग्राम वे में आपको पीछे समझा दिया हूँ, इजी हो गया होगा, ठीक है। अब क्या है सर, अब देखो सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 10 9 तो प्रॉपर्टी हो गया, सेक्शन नंबर 11 सेक्शन नंबर 10 सॉरी 10, ठीक है। अब क्या देखो, सीजी ने क्या किया, सीजी ने कॉन्फिस्केट कर लिया। अब सीजी क्या करेगी सर, सीजी अपॉइंट करेगी, सेक्शन 10 में यही बोला, सीजी अपॉइंट करेगी एडमिनिस्ट्रेटर। ये याद रखना सर, हु इज एडमिनिस्ट्रेटर, सिंपल सी बात है, समझा रहा हूं। ये जो प्रॉपर्टी सीज कॉन्फिस्केट हुआ ना सर, सीजी वास्ट टर्म हो गया, सीजी में एमसीए सब आते हैं, ठीक है। बट सीजी अब किसको अपॉइंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एक एडमिनिस्ट्रेटर को। एडमिनिस्ट्रेटर क्या हो गया, जो सिंपल सी बात है, इस प्रॉपर्टी का सिंपल समझो, पुराने जमाने में मुंशी कहते थे, मुंशी क्या करता था, रजिस्टर बनाता था, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, सीजी के बिहाफ, सीजी ने अपॉइंट किया किसको, एडमिनिस्ट्रेटर को। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, ये जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हुआ ना, इसका देखभाल और इसकी अकाउंटिंग जो समझ लो, इसको कैसे बेचना है, सीजी के डायरेक्शन में कैसे काम करना है, प्रॉपर्टी को पैसा कैसे रिकवर करना है, सारा काम कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। सेक्शन 10 यही बोलता है कि एक बार कॉन्फिस्केट होगा सीजी के पास, अब सीजी अपॉइंट करेगा उस प्रॉपर्टी को देखभाल करने के लिए, पता लगाओ एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेगा सीजी। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालेगा, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा रिकवर कैसे होगा, ये सारे प्रॉपर्टी को बेचने का सारा डायरेक्शन सीजी देगा एडमिनिस्ट्रेटर को। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। जैसे प्रिंसिपल अपने आर्टिकल को डायरेक्शन देते हैं ना, सिंपल ये समझ लो, ये सीजी इज लाइक ए प्रिंसिपल ऑफिस वाले, और ये एक आर्टिकल को बुलाया, आर्टिकल बोला देख तेरे को सारी रिटर्न ऐसे फाइल करनी है, तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, इस कॉन्फिस्केट हुए प्रॉपर्टी सबको कैसे डील करना है, ये एडमिनिस्ट्रेटर काम करेगा, बट उसको अपॉइंट कौन करता है, सीजी। तो सर वर्डिंग क्या है इसकी, द एडमिनिस्ट्रेटर, ये अच्छे से याद रखना, कौन सर, एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं उसको। सेक्शन 10, अब देखो अब इजी सेक्शन है, अब जल्दी जल्दी वाले हैं। द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय सीजी, ऑब्जेक्टिव में आता है कौन अपॉइंट करता है एडमिनिस्ट्रेटर को, सिंपल सी बात सीजी, क्योंकि सीजी के पास ही प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉन्फिस्केट होता है, ठीक है। सेल क्या करेगा एडमिनिस्ट्रेटर, सेल रिसीव एंड मैनेज। देखो अब मान लो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो गई, ये प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हुई दिल्ली में, अब क्या करेगा, सीजी बोलेगा एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर जाओ दिल्ली वाली प्रॉपर्टी को ना टाइटल इसका लेके आओ तुम। अब तो सीजी खुद नहीं जाएगा, सीजी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगा। एडमिनिस्ट्रेटर जाता है, यहाँ पे गया, बोला मिस्टर राम चलो चाबी दो, प्रॉपर्टी का सब कुछ दो, तो ये सारा काम कौन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय सीजी शैल रिसीव एंड मैनेज द प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू विच order has been under section 8 में क्या होता है, कंफर्म होता है, जो स्पेशल कोर्ट ने कंफर्म करता है मनी लॉन्ड्रिंग के बाद, उसके बाद क्या होता है, सीजी के पास कॉन्फिस्केट होता है, सीजी क्या करता है,
सेक्शन 10 में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है, एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है जाओ दिल्ली में राम का प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट हो गया सीजी के पास, तुम एक काम करो चाबी वाबी लेके आओ उस प्रॉपर्टी का, उस प्रॉपर्टी को मैनेज तुम ही करोगे, उस प्रॉपर्टी को रिसीव तुम ही करो। तो जो कौन प्रॉपर्टी कौन सा, जो सेक्शन 8 में स्पेशल कोर्ट ने कंफर्म कर दिया था मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टी है ना वो वाला, ठीक है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज करता है और प्रॉपर्टी को लाने का काम भी करता है। लाने का मतलब ये नहीं कि बिल्डिंग उठा के लिया, नहीं, इस प्रॉपर्टी के कागज हो गए, डीड्स हो गए, वो सारे क्या करेगा, देखो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव के लिए क्या बोला है, कीज हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, मतलब प्रॉपर्टी के कोई भी टाइटल डीड्स हो गए सारे लेके आओ और मैनेज करना है, तुम्हें ही मैनेज करना है, ठीक है। और क्या करेगा एडमिनिस्ट्रेटर, द एडमिनिस्ट्रेटर shall also take such measures या action as CG may direct to dispose the property। सिंपल सी बात है, सीजी क्या है, कठपुत, सीजी क्या है, ऐसे नहीं कठपुतली ना चाहते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर है। सीजी खुद बैठा हुआ है केबिन में, एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहा है कि काम करो जाओ प्रॉपर्टी लेके आओ, कागज लेके आओ, प्रॉपर्टी को क्या करो मैनेज करो, और सीजी डायरेक्ट करेगा कि कैसे प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना है, दिल्ली के ऑक्शन में डिस्पोज करना है, मुंबई के ऑक्शन में डिस्पोज करना है। तो ये सारे डायरेक्शन सिंपल सी बातें हैं। सीजी कठपुतली से नचाएगा एडमिनिस्ट्रेटर को, एक एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट होगा जो सीजी का सारा बात मानेगा, मैनेज करना, रिलीज करना प्रॉपर्टी को, कैसे प्रॉपर्टी को क्या करना सर डिस्पोज करना, कि दिल्ली में ऑक्शन करके बेच दो एडमिनिस्ट्रेटर, या मान लो महाराष्ट्र के ऑक्शन में करके बेच दो, रियल एस्टेट वालों को मत बेचना, ऐसे ऐसे जो भी है वो कौन डायरेक्शन देगा, सीजी। तो सिंपल बात है, सीजी ही सब कुछ करेगा, पॉइंट से लेके डायरेक्शन तक कौन करेगा, सीजी करेगा। बट यहाँ पे याद रखना एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है सर। अब आता है सेक्शन 11, कुछ नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बोला है, पावर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जो समझाया था मैं समझा दिया, अब ये लिस्ट इंपॉर्टेंट। सर क्या पावर है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के, मैं स्टार्टिंग समझाता हूँ, ये याद रखना, डाइस। सिंपल पहले बोला है कि जो सिविल कोर्ट वाले पावर है, सिविल कोर्ट वाले पावर है, कौन कौन है सर सिविल कोर्ट वाले पावर, D4 डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, E4 क्या हुआ, इन्फोर्सिंग अटेंडेंस या समन बोल लो, इतना याद रख लो सर। I4 क्या हो गया, इंस्पेक्शन करना। डिस्कवरी मतलब क्या हुआ, वो बोलेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी याद रखना, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो डॉक्यूमेंट्स मंगाता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलेगा किस पर्सन और नाम को, एक काम करो तुम्हें 20 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदाना, अच्छे खास आदमी लग रहे हो, अपनी ITR दिखाओ, तो डिस्कवरी करने की बोल सकता है। अब वो पर्सन डिस्कवरी लेके आ गया, सर ITR हमारी ये लो, तो बस देख बोलेगा कि, अब बोलेगा कि मेरे को दिखाना, बोलेगा नहीं सर आपने बोला बस दिखाने ना, ये तो देखो ना सर दूर से, बोलेगा पागल वागल है क्या, D4 डिस्कवरी है बट I4 इंस्पेक्शन भी है हमारे पास पावर, हम उसको देख भी सकते हैं तुम्हारे ITR फाइल को, तो इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट या जो भी है। E4 क्या हुआ, किसी को हम समन बुला के अटेंडेंस लगा सकते हैं। C4 क्या हुआ, हम बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या कर सकते हैं, कॉपी भी ले सकते हैं। बोलेंगे भाई आज मैंने मन नहीं कर रहा, ये बोलेगा एक काम करो इसकी कॉपीज निकाल के दे दो, मैं अपने ऑफिस जाके चेक करूंगा, ठीक है। या मान लो एनी अदर पावर एज वेस्टेड इन सिविल कोर्ट, ये लिख के आना, ये सब में लिख के आना। तो याद रखना ये पावर्स पूछता नहीं है, बट पूछ दिया तो ये 5 भी लिख के आओगे ना सर, 4 नंबर में 3 हाफ मिल जाएगा। डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स अकाउंट, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स अकाउंट। डिस्कवरी मतलब क्या हुआ, सिर्फ दिखाना, तो भाई एक थप्पड़ मारेगा, ये बोलेगा सिर्फ दिखा रहे हो। इंस्पेक्शन का पावर ही हमारे पास है जो सिविल कोर्ट में भी है, कॉपीज ले सकता है, किसी को अटेंडेंस बुला के समन भी दे सके बुला सकता है, और इन्हीं द पावर इज वेस्टेड इन सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट के पास जो पावर है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सर इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म हुआ। अब कल क्या है, कल हम देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग, असली मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ पे होता है, बैंकिंग वाले में। तो बैंकिंग वालों को क्या किया, थोड़ा कंट्रोलिंग दिया है कि देखो तुम्हारी ड्यूटीज बढ़ा दी गई है बैंकिंग वालों, तुम्हें कुछ भी सस्पिशियस लग रहा है ना, तुम्हें आधार ऑथेंटिकेशन करना है, कोई भी क्लाइंट आ रहा है तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ भी सस्पिशियस लग रहा है तो FIU अपॉइंट होता है, उसको रिपोर्टिंग करना है। तो ये एक तरह से हमारा प्रोसीडिंग क्या खत्म हुआ, हमने बेसिक देख लिया, मनी लॉन्ड्रिंग पनिशमेंट देख लिया, कितने स्टेप्स में होते देख लिया, अटैचमेंट देख लिया, एडजुडिकेशन देख लिया, कॉन्फिस्केटेड देख लिया, एडमिनिस्ट्रेटर देख लिया, पावर देख लिया। अब 11A से क्या चालू होगा, रिपोर्टिंग एंटिटी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग, असली मनी लॉन्ड्रिंग बैंकिंग से थ्रू होता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू होता है। अब उस पर कैसे क्या क्या कंट्रोल लगा दिए गए, क्या क्या उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, वो हम देखेंगे कल से। तो कल का सारा लेक्चर हमारा उसमें जाएगा, रिपोर्टिंग एंटिटी को लेकर। परसों ये चैप्टर को मैं कंक्लूड करूंगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ा बना नहीं रहा 2-2 घंटे की, अब मैं नहीं चाहता हूँ 1-1 घंटे में इसको कंक्लूड करूंगा।
वीडियोस के लेक्चर्स हो सके थोड़ा लंबा जा सकता है, 65 मैंने बोला था, बट ठीक है मैं घंटे कम कर रहा हूँ तो शायद 70 की रेंज में आ सकता है, बट ऐसे ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को, ज़्यादा हेक्टिक नहीं करूँगा 2-2 घंटे देख के आपको लगे वो भाई क्या है 2 घंटे वीडियो देख के, ठीक है। होप आपको ये समझ आ गया होगा। 2 लेक्चर और दे दो, मनी लॉन्ड्रिंग आपका 10 नंबर आपके हाथ में, 6D वालों 20 नंबर आपका भी आपके हाथ में, ठीक है। चलो गुड नाइट, अच्छे से प्रिपरेशन करो यार।